तो ये चैप्टर जो है आज का हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। ठीक है, तो शुभम आज हमारे साथ समीर है जो मेरे सामने बैठे हैं। ठीक है, समीर हरिनगर ही रहते हैं, तो उसकी आज पहली क्लास है। इकोनॉमिक्स की तो खैर ले रहे हैं वो क्लास। ठीक है, तो आज बिजनेस स्टडीज़ में हमारे साथ ज्वाइन किया। तो समीर, ये शुभम है। शुभम रजौरी गार्डन कैम्ब्रिज में पढ़ता है। ठीक है, और शुभम समीर जो है वो मैं इसकी फ़ोटो बाद में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जो है सुको खालसा तिलक नगर में अभी है। और ये महाराष्ट्र क्या बोर्ड दे के आया है शुभम। तुम सीबीएसई का बोर्ड दिया तुमने, इसने महाराष्ट्र बोर्ड दिया है 10th का। ओके, तो हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो चैप्टर ऑलमोस्ट जो पीछे 6 हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए थे। शुभम ने तो सारे कर लिए थे। इसके स्कूल का पेपर भी हो गए हैं सभी। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। बेसिकली क्या बिजनेस स्टडीज जो है 11th में आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाती है कि एक्चुअली में जैसे पहला चैप्टर उठाओगे बिजनेस क्या है, बिजनेस किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाना होता है, लॉस होता है, रिस्क होता है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। किस किस तरीके के बिजनेसेस होते हैं आपके, और आपको ये भी बताया ओनरशिप कैसी कैसी होती है। तो कई बार होते हैं सिंगल ओनर होता है, कई बार जॉइंट ओनर जैसे पार्टनर्स हो जाते हैं, कई बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कई बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ये सब फॉर्म्स हैं सब, मतलब कुछ कई पोर्शन रिकॉर्डेड है, तो वो सब हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, फिर इसी में जैसे आगे जाता है तो इसमें ये बताया कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स किस किस तरीके से होती हैं। फिर उन्होंने बोला नए मोड्स ऑफ बिजनेस हमारे सामने आ गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस के कॉन्सेप्ट हो गए, जो सारा बिजनेस ऑनलाइन किया जाता है। और लास्ट अभी जैसे हमने जो चैप्टर किया था उसमें ये बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में क्या है कि ना बिजनेस की ना जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। दूसरा साथ के साथ इन्होंने ये बोला है कि जो है सोसाइटी के लोगों का भला भी करना है। तो आप अच्छे अगर पैसे अच्छे ले रहे हो, प्रोडक्ट भी अच्छा दो, हाँ, मैल प्रैक्टिसेस ना करो, बेकार गुड्स एंड सर्विसेज ना दो, है ना। तो ये आपको भी इंश्योर करके चलना पड़ता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सारे लोगों की तरफ होती है, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स भी होती है, शेयर होल्डर्स के टुवर्ड्स होती है, एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स होती है, सब लोगों की तरफ होती है, कस्टमर्स की तरफ होती है। तो ये देख के चलना। अब अल्टीमेटली ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। अब क्या होता है, हर एक बिजनेस जो भी आप कर रहे होते हो उसके लिए आपको चाहिए होता है फाइनेंस। और फाइनेंस आप लेके नहीं बैठे होते हो। फाइनेंस आपके लिए इसमें यही बोला जाता है, या तो आप पैसा कमा लिया आपने तो आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, वरना सेव कर लिया जैसे आपने, या प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप बैंक से लोन लेते हो, या फिर दोस्तों यारों से, या फैमिली से, या फिर आप जो है किसी और तरीके की फंडिंग का जुगाड़ कर रहे होते हो। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको यही बताता है कहाँ से आप किस किस तरीके के फंड जो है आप रेज कर सकते हो। ठीक है, और उससे आपका क्या होगा, आपके बिजनेस को मिलता है पुश। ठीक है, आप आराम से काम कर सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेरे सामने एक केस स्टडी रखी है, छोटी सी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कहते हैं मिस्टर एक पीयूष नाम का बंदा है, पिछले 2 साल से वो रेस्टोरेंट चला रहा है और अच्छा खाना बनाता है, और उसका रेस्टोरेंट जो है बहुत जो है पॉपुलर हो गया। मोटिवेटेड बाय द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस, मिस्टर पीयूष इज कंटेम्पलेटिंग द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ चेन ऑफ सिमिलर रेस्टोरेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। कि भैया मेरा जो है रेस्टोरेंट पॉपुलर हो गया, पीयूष रेस्टोरेंट हरिनगर खोलूंगा, सुभाष नगर खोलूंगा, रजौरी गार्डन खोलूंगा, जनकपुरी खोलूंगा, ये सोच रहा है। हाउएवर उसके पास जो पैसा अवेलेबल है इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आप क्या है, नई जगह पे जाओगे, आपको सारा रेस्टोरेंट का सेटअप करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, फिर मनी भी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके फादर ने बोला कि एक काम कर, तू पार्टनरशिप कर ले विद द ओनर ऑफ अनदर रेस्टोरेंट, जो कि पैसा ले आएगा और प्रॉफिट अपना शेयर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ बैंक लोन। तो उसने बोला मैं बैंक लोन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा सा मदद हो जाएगा। ही डिस्कसेस द प्रॉब्लम विद हिज फ्रेंड यश, हु टेल्स इट अबाउट सम अदर मैटर लाइक शेयर लॉन्च कर दे तुम, डिबेंचर लॉन्च कर दो, ठीक है, विच आर अवेलेबल ओनली टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो शुभम ने जैसे मेरे साथ कंपनी फॉर्म ऑफ किया हुआ है, तो कंपनी में आप शेयर्स लॉन्च कर सकते हो, पैसा पब्लिक से रेज कर सकते हो। तुम मेरे शेयर खरीद लो, तुम मुझे पैसे दोगे, तो मैं तुम्हें हर साल जो है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा देता रहूँगा। ठीक है, सो he further cautions him that each method had its own advantage and limitation, and final choice जो होगी based on the factors of purpose and period for funds are required. He wants to learn about this method. तो ये जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक फैक्टर जो है इसमें काम करेगा, हर एक सोर्स जो है आपको ये देखेगा कि कौन सा बेनिफिट। जैसे क्या होता है, कई सोर्स, अब मान के चलो आपने बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, तो आपके पापा ने आपको पैसा दे दिया कि तू काम कर ले, उसका कोई टेंशन नहीं है आपको अपने पापा को पैसा वापस नहीं करना। बट वहीं पे बैंक लोन ले लोगे, टेंशन होगी, हर महीने इंस्टॉलमेंट भरनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाना है, और अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो वो जो है घर पे आ जाएंगे आपके।
ठीक है। तो हर चीज में रिस्क भी इन्वॉल्व यहाँ पे होता है। तो बिजनेस फाइनेंस, उसका नेचर और इम्पोर्टेंस इसी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो कहते हैं सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इज वेरियस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो जो पैसा आपको अपने काम करने के लिए चाहिए होता है उसको हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। डे टू डे के लिए भी हो सकता है, वो साल के एंड के लिए भी हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है। नेचर और फीचर्स की अगर हम लोग बात करें बिजनेस फाइनेंस की, तो कहते हैं बिजनेस बिना पैसे के काम कर ही नहीं सकता है। अगर आप उसको जो है, जो भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास अब मेरे में ऑनलाइन क्लासेस मैंने सेटअप कर लिया, अब बैठे हुए हैं सेंटर में, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एसी चल रहा है, लाइट चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, इन सब का बिल भरना होगा, सब चीजें करनी होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला जुगाड़ तो यही है, जो रास्ता यही है, जो प्राइमरी है, वो है फीस। बच्चे मेरे को टाइम पे फीस देते रहेंगे, मेरा टाइम पे सारा खर्चा चलता रहेगा, अपना भी काम होता रहेगा, उनका भी काम होता रहेगा। और अगर नहीं है, एक्सपेंशन वगैरह के लिए मुझे जाना है, तो मुझे कैपिटल फिर चाहिए होगा। तो कहते हैं इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जैसे क्या था, मुझे आज भी याद है, बड़ी छोटी सी जगह से मैंने सेंटर शुरू किया था, तो मैंने टोटल 10 कुर्सियां लगाई थी। 11वीं कुर्सी में पानी का जार होता था, एक छोटा सा बोर्ड था। तो ऐसे कर करके, तो उस टाइम पे क्या था, वो 10-15 हज़ार रुपये में काम हो गया। छोटी सी जगह थी, छोटा सा रेंट था, बिजली का आ जाता था, तो चलता चलता। फिर बड़ी जगह ले ली, और चेयर्स आ गई, और रिसोर्सेज बढ़ गए, फिर कंप्यूटर ले लिया, टीवी ले लिए, ये कर लिया, वो कर, धीरे 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 करके बढ़ता चला गया। तो इनिशियली जो लग जाता है, वरना उसके बाद जो है आपको अलग अलग सोर्सेज देखने पड़ते हैं, जहाँ से आप पैसा लेके अपने बिजनेस में लगा सकते हो आराम से। फिर आपको क्लियर असेसमेंट होना चाहिए, क्लियरली अपने फाइनेंशियल नीड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देयरफॉर इट इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। आपको कहाँ से पैसा आएगा, आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है, और आपकी आगे क्या स्टैंडिंग होगी। अभी जो काम कर रहे हो, मान के चलो आपको 10 लाख रुपए पर मंथ का टर्नओवर है, तो मुझे पता है इसमें अच्छे से काम कर लूंगा। बट आपको वो चीज 50 लाख रुपए पर मंथ करनी है, तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं नीड फॉर फंड्स अराइजेस फ्रॉम द स्टेज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तब भी आपको पैसा चाहिए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम भी आपको पैसा चाहिए होता है। सम फंड्स आर नीडेड इमीडिएटली, जैसे कुछ पैसा आपको अपनी प्लांट मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए चाहिए होता है। कई चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, आप जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स जिसने अभी क्लासेस लेना शुरू कर दिया तो आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल उसमें बोला जाता है, ठीक है, बार बार। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अब जैसे मेरा क्या है, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, पेपर खत्म हो गया, मेरे कार्टेज खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, पानी का जार खत्म हो गया, और सप्लाईज है, स्टेशनरी है, पेपर्स है, ये सब मेरे डे टू डे रिक्वायरमेंट है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही होगा ये सब चीजें, ठीक है। और जब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होता है तब भी आपको चाहिए होता है। इसलिए फाइनेंस को ये बोला जाता है कि ये इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ठंडन गोपाल रह के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो भैया वही मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी बोला था कि जेब में ना गाढ़ा गिल्ला, देखने चले लाल किला। तो आपकी जेब में अगर कोई ढीला पैसा ही नहीं है तो आप लाल किला कहाँ से देखने जाओगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको पैसा क्यों चाहिए होता है, सबसे पहली चीज इन्होंने जो बताई है यहाँ पे, और जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनफैक्ट ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ रहे होते हो, वो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी आपके फिक्स्ड असेट्स, और आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। फिक्स्ड में तो एक बार पैसा लगता है, पर बहुत मोटा पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बिल्डिंग जहाँ पे मैं बैठा हूँ अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे अभी 3-4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। पर मैं रेंट पे चल रहा हूँ तो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, रेंट भर रहा हूँ, थोड़ा सा अमाउंट जाता है, तो अपना काम आराम से चल जाता है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है, आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर्स, ये सब चीजें खरीदने के लिए आप पैसा लगाने जो है यूज कर रहे होते हो, तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्स, आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। मेरा फिक्स कैपिटल क्या है, ये कुर्सियां, ये बोर्ड, ये ग्लासेस, और ये जो पानी का जो है कूलर है, एसीज हैं, ये फोन के सेटअप्स हैं, ये सारा फिक्स कैपिटल है मेरे तरीके का, ठीक है। और फिक्स कैपिटल जो है आप लंबे टाइम तक यूज करते हो, लंबे टाइम तक चल रहा होता है। इसको बीच में आप कभी जो चीजें खराब हो गई 10-15-20 सालों में, तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड वेरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो क्या होता है,
फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जो बड़ा बिजनेस है उसको बड़ा फिक्स कैपिटल है, जिसने बड़ी बड़ी मशीनें लगानी है, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। पर छोटा है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे कुर्सियों लेके काम चल जाएगा, हाँ मार्कर वार्कर है, छोटा बोर्ड लगा लिया, कंप्यूटर लगा लिया, काम हो गया, है ना। और इससे बड़ा अब स्कूल होएगा, मान के चलो वो बड़ा हो गया, तो स्कूल में सेटअप आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस। कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जब एक जगह से आप माल ले लेते हो दूसरी जगह बेच देते हो। ट्रेडिंग कंसर्न को फिक्स कैपिटल में पैसा ही नहीं लगाना है, उसको क्या करें, दुकान लेके बैठ गए, छोटा मोटा गोडाउन बना लिया और काम होता है, अपना सप्लाई करते रहो, ठीक है। उनको कम पैसा चाहिए, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं तेल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तेल किसी मैन्युफैक्चरर होलसेलर से पकड़ के मैंने सारी मार्केट में बेच दिया, बट वो जो तेल मैन्युफैक्चरर है उसको सारी मशीनें लगानी है, उसको सारा तेल का रिसोर्सेज खरीदना पड़ेगा, एम्प्लॉय चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे, उसके लिए क्लीनिंग ये वो लाना फना, रिफाइनिंग सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए सबसे ज्यादा है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कम है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस विद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपका जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाएगा ये, और पढ़ भी रहोगे इनफैक्ट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वन टाइम होता है आपका, ठीक है जी। अब जो दूसरी बात आती है वो इन्होंने बोला है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये आपने बोलना है कि आपका काम सिर्फ जो है काम मशीनरी लेके, लैंड लेके, बिल्डिंग लेके खत्म नहीं हो जाता, उसको चलाना पड़ेगा आपको, चलाने के लिए भी पैसा चाहिए आपको। अब मान के चलो, जो मैंने अभी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग आपको बताया, तो आपको सरसों तेल के दाने चाहिए, कहाँ से आएंगे, खेत से खरीदोगे, मशीन चाहिए, ऑयल बनाना है, प्रिजर्व करना है, कंटेनर चाहिए, ब्रांडिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, पैकेजिंग करोगे, ट्रांसपोर्टिंग करोगे, सब कहाँ से आएगा पैसा, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको डे टू डे जरूरत के लिए होता है, एंड इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, विच इज यूज फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, टैक्सेस, रेंट। एन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वेरीज from one business concern to another depending on various factors such as basis of sales turnover, growth and expansion of business, technology, seasonal factor etc. 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे क्या बोलते हैं, जिनका कैश में काम होता है, जिनका सारा काम कैश में है ना, आपने पैसा दिए ले, जैसे क्या कहाँ देखते हो कैश का काम, मॉल जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, और ये किराने की दुकान जो आपके घर के आसपास होती है, सारा कैश का काम हो रहा होता है। यहाँ पे क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि सारा काम ही कैश का है। जिनको क्रेडिट में, उधार में सामान बेचना है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उनको वो रूटीन घुमाना पड़ेगा सारे का सारा, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट या सेल्स का सेल टर्नओवर कम है, वुड रिक्वायर मोर कैपिटल एज कंपेयर टू कंसर्न सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन कैश बेसिस हैविंग अ स्पीडियर टर्नओवर, जो कि मैंने आपको बताया। फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज विद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। At times, additional funds are required for upgrading the technology employed so that the cost of production operation can be reduced. तो कई बार हो जाता है कि आपको एडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, एडिशनल फंड्स यूज करने पड़ते हैं कि थोड़ा सा जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए। करते हैं लोग, पहले लोग हाथ से काम कर रहे होते हैं, मशीनें लगा लिए, बड़ी बड़ी मशीन में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि काम भी ज्यादा होएगा। सिमिलरली, large funds may be required for building higher inventories for the festive season to meet current debts or expand the business to shift to a new location, ठीक है। तो जैसे फेस्टिव सीजन वगैरह आता है तो आपको वर्किंग कैपिटल फिर दोबारा ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड आ जाती है फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हमें सारे जो है फंड्स के सोर्सेस को इवेल्युएट करना जरूरी है, तभी हम सारे काम यहाँ पे कर पाते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे बात बताई, समझ आई सब मेरी बात? शुभम, ये इतना समझ आया? जी सर। अच्छा शुभम, ओनर फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस होएगा, जरा वो निकालना अपनी बुक में, ठीक है। बोरोड फंड दिया और डिफरेंस का बोर्ड, ठीक है। एक सेकंड देख लेना, शायद आगे चेक करना, ओनर फंड और बोरोड फंड का कोई डिफरेंस दिया हुआ है। लास्ट नहीं है, वही होगा, फिर वही होगा जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, वही निकाल लो, पीछे फ्लो बना हुआ ना, ये वाला ये वाला ओनर बोनर इसमें यहाँ दिया हुआ है, कोई नहीं। ओके, तो इसमें अब जो है
दो तरीके के फंड्स हम लोग यूज करते हैं, ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ठीक है, दो तरीके के फंड्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ओनर देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओनर का फंड, ठीक है, ओनरशिप फंड बोला जाता है। बोरोड फंड्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बोरो जो आपने बाहर से बोरो किया है। ठीक है, तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा शुभम यार देना 2-3 करोड़ रुपए काम करना है, तो शुभम बोला सर ले जाओ क्या दिक्कत है, आपके लिए मना है, मतलब वापस नहीं करूंगा मैं, क्या ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो बोरोड फंड ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये तो मैंने मजाक में बोला वैसे। तो ओनर फंड अब नाम से तो जरूर ओनर है और नाम से जरूर बोरोड फंड है, बट इसके डिफरेंट हो जाता है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसके ऊपर जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर आएंगे। ओनर फंड क्या होता है, डेट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से आ रहा है वो मुझे देखना है, विच में बी ए सोल ट्रेडर, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है, अकेला बंदा जो काम कर रहा होता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। पार्टनर हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकता है। एंड हम क्या करते हैं, ये भी होता है, जैसे मैं अब जो मेरा जहाँ पे जो मेरा पूरा सेटअप है, मैंने अपने प्रॉफिट से निकाल के इसको किया है। मैंने कोई बाहर से कोई लोन नहीं लिया, कुछ लिया, सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट ही करता चला हूँ। ठीक है, बोरोड फंड क्या होता है, जो आप लोन्स एंड बोरिंग्स की तरह लेते हो। ठीक है, तो अब बैंक है, जैसे अभी समीर ने बताया कि उसके पापा HDFC बैंक में, मतलब समीर का लोन करा दो पापा को बोल के, तो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, 20 लाख का चाहिए, तो समीर को बोले करा दिया, तो ये बोरोड फंड हो जाएगा। अब क्या होता है, ओनर फंड कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, GDR, ADR, IDR होता है। ठीक है, ये सब अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। हाँ, इसमें तो कोई नहीं, आगे है NCERT में लिखा हुआ है। और बोरोड फंड क्या होता है, डिबेंचर्स होता है, बॉन्ड होते हैं, लोन्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये सब चीजें आपकी बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आ जाता है। ओनर कैपिटल, लंबे टाइम तक आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखते हो एंड आपको किसी भी लाइफ टाइम में आपको इसको रिफंड नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मेरे को थोड़ा, अरे मेरे पास आज पैसे नहीं, मैंने 2 कुर्सियां बेच दी, ठीक है, या बोर्ड बेच दिया, टीवी बेच दिया, ऐसा मुझे नहीं करना है। ये लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये मेरा काम है। बोरोड फंड क्या है, आपको सर्टेन कंडीशंस भी है, आपको वापस करना है। अब जो लोन मुझे समीर ने अरेंज करके दिया, तो मुझे बैंक को पैसा देना रिटर्न के साथ, है ना, 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पर मंथ सर, इंटरेस्ट के साथ आपको हर महीने भरना पड़ेगा, तो मुझे हर टाइम पे मुझे वापस हर महीने के हिसाब से करना पड़ेगा। फिर कहते हैं ओनर फंड या फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर जो भी होता है, इसको डिविडेंड, उसके ऊपर हम जो रिटर्न उनको देते हैं शेयर्स के ऊपर, उसको डिविडेंड के नाम से बुलाते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। तो जिसके पास प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, एक्चुअल ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रेफरेंस वाले आपके शेयर खरीद के रख लेते हैं, इन दोनों को जो रिटर्न देते हैं, जैसे मेरी कंपनी है, शुभम ने मेरे शेयर ले लिए, तुमने मेरे शेयर ले लिए, अब तुम्हारी लॉयल्टी मेरी तरफ है तो मुझे हर साल तुम्हें कोई रिटर्न तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। तो जो मैं हर साल तुम्हें प्रॉफिट का पार्ट दूंगा उसको बोलूंगा डिविडेंड। मैं शुभम को भी डिविडेंड दूंगा, एक साथ रिलीज करती है कंपनी डिविडेंड, सबको बढ़ जाता है इक्वली, और मैं तुम्हें डिविडेंड दूंगा। ठीक है, एंड डिविडेंड इज पेएबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू कंपनी। जब प्रॉफिट होगा तो ही दे सकते हैं, कंपनी के ऊपर कंपल्शन नहीं होती। ठीक है, फिर बोरोड फंड का क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो आप भरते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरते हो। ठीक है, बिना, क्योंकि बैंक बोल रही है हमने आपको पैसा दिया है तो उस पैसे को हमें इंटरेस्ट के साथ वापस लेना पड़ेगा। So at times it puts a lot of burden on the business as payment of interest to be made even when the earnings are low or when loss is incurred. तो जो कहीं से इमेजिन करो, कई लोगों के पास काम नहीं है, जैसे कोरोना में हो रखा है, इनफैक्ट उसके बावजूद भी जो है आप लोगों को लोन भरने पड़ेंगे, EMI भरनी पड़ेंगी, तो ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर ओनर फंड के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया, तुझे घर से पैसा ले लिया तो वापस नहीं करना है, बट बोरो फंड के ऊपर आपको जनरली सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कई बार बैंक आपको पैसा बिना सिक्योरिटी के नहीं देता। तो जैसे अगर मैं ले जाऊँ, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, आपके पास क्या है, नहीं मिलेगा। 10 लाख का, चलो ले जाओ 10 लाख का, सिक्योरिटी क्या दोगे, हाँ ये जो है सामान है, गोल्ड ले लिया, या स्टॉक पड़ा है मेरे पास किसी चीज का, तो उसके ऊपर अगेंस्ट उन्होंने दे दिया, तो वो मेंटेन करके चलते हैं। एंड ओनर फंड को सच कैपिटल फॉर्म द बेसिस ऑन विच ओनर्स एक्वायर द राइट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो ओनर फंड पे साथ के साथ कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ उनका क्या कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर भी रहता है। कंपनी को चलाना है तो कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट भी रहता है। एंड बोरोड फंड वालों का कोई कैरिंग मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि बैंक थोड़ी ना आके बोलेगी अच्छा आपने हमसे लोन लिया, हम आपकी कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं होता जी। ठीक है जी, तो ये इन्होंने डिफरेंस बताया। पहले कराने का पर्पज इसलिए, मैं इसको बाद में भी करा सकता था, एक क्लैरिटी हो जाएगी शॉर्ट टर्म वाली कि आगे आएगा क्या। ठीक है, शुभम समझ आया ये? हाँ जी समीर तुम्हें आया समझे? ठीक है, ओके। तो अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरियस, सबसे पहले ओनर फंड की तरफ हम लोग जाते हैं।
वेरियस सोर्सेज ऑफ ओनर फंड, इक्विटी शेयर्स निकालना समीर एनसीईआरटी में होगा, ओनरशिप फंड में इक्विटी शेयर्स, नीचे लिखना वहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, रिटेन अर्निंग है, इक्विटी शेयर ढूंढो, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर। ठीक है। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ ओनर फंड है, सबसे पहले इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना, इसको ओनर कैपिटल, ओनर फंड, इक्विटी शेयर, और ये एक्चुअल ओनर कहलाते हैं बिजनेस के, इसको इस तरीके से बोला जाता है इक्विटी शेयर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। ज्यादा पैसा ज्यादा टाइम के लिए आपको रेज करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये पब्लिक लिमिटेड बिजनेस में ज्यादातर यूज होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है, जो बाहर कंपनी से जिसके शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल रहे होते हैं, ठीक है। देखते नहीं हो बोली जो है, आप स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयर्स फ्लोट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप आराम से जो है शेयर इनके खरीद सकते हो। तो ये क्या कहता है, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, दस द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ सच शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर फंड। मैंने आपको पहले बता दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्री रिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है, कंपनी इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकती। जब तक ये पैसा आपके पास नहीं आएगा इक्विटी शेयर वाला, तब तक कंपनी नहीं शुरू होगी, ठीक है। ये कंडीशन ही ऐसी है, कंपनीज एक्ट के अंदर ये कंडीशन को फुलफिल करना है। इक्विटी शेयर होल्डर को, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुभम ने और समीर ने मेरी कंपनी में लगा दिया पैसा, वो भी इक्विटी शेयर खरीदा है। अब ये बन गए दोनों ओनर। सर आपने कंपनी लगाई है, 2 करोड़ शुभम दे रहा है, 5 करोड़ समीर दे रहा है, 7 करोड़ रुपए लगा दिए, हमें ओनरशिप मिल गई। 5% की इसने ले ली, 2% की इसने ले ली, ठीक है, बाकी जो है। अब क्या होगा, आपको रिटर्न तो उसी हिसाब से मिलेगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप ओनर हो भाई साहब, आपको डिविडेंड क्यों चाहिए, आप प्रॉफिट लो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय। आपको प्रॉफिट होएगा आपकी कंपनी को, हमारी, क्योंकि हम ओनर है, हमें ओनरशिप की तरह चल रहा है। ऐसा नहीं है साल साल बार आ गए मांगने के लिए कि भाई डिविडेंड दे दो। तो आपकी कंपनी को फायदा होएगा तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी साफ सी बात, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, डिपेंड करता है। देयर इसको बोला जाता है इसीलिए रेजिडुअल ओनर्स, रेजिडुअल ओनर्स सिंस दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम एंड एसेट्स एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब बचा खुचा, ठीक है। तो जो सब खत्म हो जाएगा वही फिर आपको पैसा मिलता है। तो इसमें होता क्या है, आप पहले सारी लाइबिलिटीज क्लियर करते हो, जो लोन वोन देना है, टैक्स वैक्स भरना है, सब भर दिया। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये इनका प्रेफरेंस है, हमें यही वाला शेयर चाहिए। उनको ना फिक्स्ड अमाउंट का मिलता है, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर होगा तो उनको हर साल 10% का ही रिटर्न मिलेगा। इक्विटी वालों को जितना मर्जी प्रॉफिट है वो सारा उनका है, ठीक है, बट बचेगा तो ना, ठीक है। तो जब प्रेफरेंस के बाद इक्विटी वालों के लिए कुछ बचेगा तो लेके जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो टाटा बाय बाय, हु आर यू, क्योंकि आप ओनर हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर ये जो ओनर होते हैं, शुभम, मैं और समीर, ये रिवॉर्ड क्या होता है इनके लिए, रिस्क होता है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो ये क्योंकि ओनरशिप है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। कंपनी में 5 करोड़ लगाए, कंपनी में 2 करोड़ लगाए, किसी ने 10 करोड़ लगाए, तो उनको जो है फायदा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। फिर इनकी लाइबिलिटी जो होती है, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय कैपिटल इन द कंपनी। अब इस पर लाइबिलिटी का एक पोर्शन आता है पीछे, ये क्योंकि पीछे के चैप्टर है। लाइबिलिटी का मतलब होता है आपकी कितनी, पता है आपकी कितनी जिम्मेवारी होती है अमाउंट को लेकर। तो जो ये पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, जितना आपने शेयर कंट्रीब्यूट किया हो, अब जैसे हमारी कंपनी को हो जाता है नुकसान, तो तुमने 5 करोड़ दिए, तुम्हारी लायबिलिटी 5 करोड़ की है, उससे ज्यादा जो है तुम्हारे ऊपर मैं ना मांगूंगा ना कंपनी मांगेगी आपसे। ऐसे ही शुभम ने 2 करोड़ दिए, मैंने 10 करोड़ लगाए, तो मेरी 10 करोड़ की लायबिलिटी, उसकी 2 करोड़ की, तुम्हारी 5 करोड़ की, सिंपल दैट, ये बताइए बात, ठीक है। और थ्रू देयर राइट टू वोट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसमें ये भी बोला है कि आपके पास, हम सारे लोगों के पास राइट टू वोट होता है, हम मैनेजमेंट के उसमें भी पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमें राइट होता है, हक होता है हमारा। तो इन्होंने यही बोला है, कैपिटल जो भी आप ऑब्टेन करते हो उसको शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल को हम लोग कंपनी के जो है डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, उसको शेयर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसमें से जो बचता है वो तो हमारा ओनर का ही होता है, हम तीनों का, ठीक है। तो उसमें से जो बाकी जो शेयर होल्डर हैं, जिनको हम सम ऑफ डिविडेंड देते हैं, तो वो उसी प्रॉफिट में से, हाँ उसी प्रॉफिट से, तो वो तो हमारी मर्जी है। पहले उनको देते हैं, फिर हमारे पास जो बचता है ये लास्ट है, इसके बाद किसी को नहीं देना, ठीक है। वो चाहे 10 रुपये हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10,000 करोड़ हो,
कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ हिस्सा होता है, कई बार लोग जो है जनरल रिजर्व भी बना देते हैं ना, रिजर्व बना बना के सेव करके रख रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको शेयर्स बोलते हैं। हर एक शेयर का फेस वैल्यू, पार वैल्यू होता है 10 रुपये ही होता है, 10 रुपये तो तुरतुरे, ठीक है, तो 10 रुपये ही होएगा वो, और 10 रुपये के अलावा कोई फेस वैल्यू नहीं होती है। इनफैक्ट जब भी आप शेयर्स कंपनी लॉन्च करती है तो वो प्राइस पे लॉन्च करती है, किसी का 100, 150, 200, 500, 700, 800, 1000, किसी भी प्राइस पे लॉन्च करे अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज गुडविल। फिर पर्सन होल्डिंग द शेयर, जो पर्सन जिस पर के पास शेयर होता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। 2 टाइप ऑफ शेयर होते हैं नॉर्मली जो कंपनी इशू करती है, इक्विटी शेयर, ओनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर। एंड जो भी आप पैसा रेस करते हो, इक्विटी शेयर वालों को इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। इस तरीके से किया जाता है। अब बात आती है इसके फीचर्स या मेरिट्स की, इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कहते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी। तो जैसे ओनर है तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें पैसा जो है डिविडेंड देना है, तो बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल है, ठीक है। तो अगर इनफैक्ट शुभम को बाहर जाना है और अगर आप जो है समीर को बाहर जाना है तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, आपके पैसे वापस किए जाएंगे, फिर कोई अगर दूसरा आता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है अलग अलग। और अगर ऐसा हो रहा होता है तो आप कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है, जब बंद हो रही होती है, तभी पैसा वापस होता है। एंड एज इट स्टैंड लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम, इट प्रोवाइड्स अ कुशन फॉर क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो हमें मिलता ही, ओनर को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, सबसे पहले वो पैसा आप निपटाओगे जो मार्केट में आपकी देनदारी है, लोन है, क्रेडिटर्स हैं, उन सबकी देनदारी को सबसे पहले निपटाओगे। एंड फंड कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से आप पैसा आराम से रेज कर सकते हो बिना किसी चार्ज के अपने एसेट्स पे। तो आपको किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रखनी होती, ठीक है। अब बैंक से मैं अगर मान के जो 5 करोड़ का लोन लेना है, बैंक बोलेगी सिक्योरिटी दो भाई, बट समीर ने तो 5 करोड़ लगा दिए क्योंकि उसको बिजनेस करना था, शुभम ने 2 करोड़ लगा दिए क्योंकि उसको बिजनेस करना था। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। सर बोलेंगे, मेरे को बोलेगा सर शुभम बोलेगा कि सर ये क्या है, आप जरा प्रॉपर्टी तो रखो सिक्योरिटी की तरह, इतना पैसा लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते, ठीक है जी। सो द असेट्स ऑफ अ कंपनी देयरफॉर फ्री टू बी मॉर्गेज फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग्स इफ नीड टू बी। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी बची हुई है, असेट्स बचे हैं, आप उसको लेटर ऑन जो है अगर आपको जरूरत लगती है तो आप उसको मॉर्गेज कर सकते हो, बैंक को गिरवी रख सकते हो। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना होता है, हाँ, गिरवी रख के आप वहां से पैसा ले सकते हो, ठीक है, आगे की जरूरतों के लिए। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे सारी बात समझाई है। शुभम इक्विटी शेयर समझ आया या कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, आ गया समझ। ठीक है, सभी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है जी। अब दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ये वाले भाई साहब जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, ये बोलते हैं जो ये शेयर खरीदता है बोलता है आप जो मर्जी करते रहो कंपनी, भाई साहब हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें हर साल हमारा फिक्स रिटर्न दे देना, 10% है, 20% है, 30% है, जो भी है। प्रेफरेंस शेयर वालों को सबसे पहले कंपनी पैसा भेजती है, ले जाओ जी ले जाओ, खत्म करो कहानी, ठीक है, इस तरीके से। तो कैपिटल जो भी आप रेस कर रहे होते हो प्रेफरेंस शेयर वाले, उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे देखो क्या हुआ, शुभम ने पैसा लगाया, इक्विटी ओनर बन गया, समीर लगा इक्विटी ओनर, मैं भी इक्विटी ओनर। अब जैसे क्या हुआ, शुभम का एक दोस्त आया, समीर का एक दोस्त आया, मेरा एक दोस्त आया, इसने बोला यार इक्विटी का हिसाब नहीं है, तो एक काम कर 2000 शेयर मेरे को दे दे, 5000 मेरे को दे दे, 10,000 मेरे को, हमें प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तेरी कंपनी अच्छी चलेगी, हमें पता है तू बढ़िया काम कर रहा है तुम लोग, तो हम जो है हमें गारंटी के साथ कि 20% हर साल बिना किसी जो है झंझट के उनको सबसे पहला पैसा पहुंच जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल पोजीशन इसलिए मिली जाती है ओवर इक्विटी शेयर। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उससे, और बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले ये लेके जाएंगे, सबसे पहले हमें दे दो। एंड रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ कंपनी क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जैसे क्रेडिटर का क्लेम आप खत्म करते हो, यानी जैसे आपने जिनसे माल खरीदा है, जो देनदारी है, उसको खत्म करने के बाद इनका नंबर लग जाता है, ये लाइन में लग के खड़े होते हैं, हमारा शेयर का डिविडेंड हमें वापस किया जाए, ये शेयर के पैसे हमें वापस किया जाए, ये प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको इक्विटी शेयर होल्डर से कंपेयर किया जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड क्लेम करने में भी एंड अपना कैपिटल वापस लेने में भी, ठीक है, कि जो हमने पैसा लगाया है वो तो पैसा ही मिलेगा, साथ में डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड तो बात की बात है, बट जो आपका पैसा है वो सबसे पहले आपको ही दिया जाएगा, ये चीज करेगी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं,
ठीक है। और फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इस पे दिया जाता है 10%, 20%, 25%, 30%, जो भी आप कंपनी डिसाइड करती है। डिविडेंड जो है आप यही देखते हो, इट इज ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। वोटिंग राइट्स मतलब वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वोटिंग, किसी भी डिसीजन लेने के लिए आपको वोटिंग करनी पड़ती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, तो उसके लिए आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, जो एक जनरल मीटिंग्स होती है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। ओनर तो है, हमें तो मिलेगा सबसे पहले, तो हमारे जो दोस्त हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रेफरेंस वाले हैं। हमको मिलेंगे, हम तो मिलेंगे, हमें तो मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ है। अब इसके फीचर्स और मेरिट्स भी बता रखे हैं इन्होंने। तो फीचर्स और मेरिट्स क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखो, इक्विटी और प्रेफरेंस में ना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो इक्विटी में पैसा डालते हैं, और जो प्रेफरेंस वाले बोलते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर होते हैं, लो रिस्क इन्वेस्टर होते हैं कि यार हमारे पैसा बचा रहे, कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस में पैसा लगाएंगे। उनका पैसे का पैसा भी बचा रहेगा, सर पे टेंशन नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर कंपनी बंद होगी, इक्विटी शेयर होल्डर का सारा पैसा डूबेगा, गया, ठीक है। तो 5 करोड़ लगाओ या 2 करोड़ लगाओ शुभम, तो पैसा डूब जाएगा। ये सोच समझ के करना होता है, ठीक है। बट जो प्रेफरेंस वाले हैं उनको किसी भी हद तक कहीं ना कहीं एक जुगाड़ होके उनका पैसा सबसे पहले दिया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ वही कहानी है। तो प्रेफरेंस शेयर यूजफुल उन लोगों के लिए है जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह, जैसे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का मैनेजमेंट पे कंट्रोल आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नहीं आता। पहली बात, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और कंपनी हायर रेट ऑफ डिविडेंड अगर देती है, कंपनी में इनेबल है कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर इन गुड टाइम। तो अब उनको पता है प्रेफरेंस वाले को थोड़ा बहुत ही मिलेगा, बट ज्यादा पैसा कमा लिया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, क्योंकि आओ जी पैसा बरस रहा है ऊपर से। ज्यादा पैसा। हाँ, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है या वाइंड अप हो रही है तो इनको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर में होता है, ऐसे ही यहाँ पे होता है। आपका कोई नहीं होता कि आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। इस केस में आप आराम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस, और इसमें जो है रिस्क वाली भी बात है, लो रिस्क है, और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है जी। ये इसमें लिमिटेशंस भी दे रखी है क्या? यहाँ लिमिटेशंस नहीं दे रखी। शुभम, तुम्हारी बुक में लिमिटेशंस दे रखी है क्या प्रेफरेंस और इक्विटी की? अच्छा, मेरे में नहीं है यार। अच्छा, एक बार 2 फिल्म इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो हमने ना देखो, अभी प्रेफरेंस और इक्विटी वाला ये तो हमने पढ़ लिया, मेरिट्स तो हमने पढ़ लिए, लिमिटेशंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस के ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। मेरिट तो हमने पढ़ लिए। लिमिटेशन क्या कहता है? सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो रिस्क लेना चाहते हैं और जिनको हायर रिटर्न चाहिए। हायर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी में लगाओ, रिस्क लेना चाहते हैं इक्विटी में लगाओ। कई लोग लगाते हैं, बहुत लोगों के पास जिगरा होता है। प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब देखो क्या होता है, इसको समझना ध्यान से। जितने ज्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उतना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम कम हो जाएगा। कैसे? हम 3 ओनर हैं, हमारा काम 3 में चल जाएगा। अब मान के चलो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो सबसे पहले उनको पैसा देना पड़ेगा तो ही तो हमारे पास बचेगा। पहले उनका क्लेम सेटल करो। अब काम भी करना था, ले लिया पैसा, अब वापस कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। तो हमारा शेयर डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे उनका खत्म होएगा, कुछ बचेगा तो आएगा, और नहीं बचेगा तो टाटा आएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है? इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम डाइल्यूट कर देता है। समझ आई बात समीर? ठीक है शुभम, इस पर ध्यान देना, ठीक है। फिर कहते हैं द रेट ऑफ डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर पे होता है जनरली हायर होता है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा हाई रेट आपको मिली होता है। मैंने आपको बताया एज एन एग्जांपल। फिर कहते हैं जो डिविडेंड आपको देना पड़ता है तब देना पड़ता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट होएगा तो दोगा, तो कोई एश्योर्ड इंटरेस्ट या रिटर्न आपको नहीं मिलता। दस दीज शेयर में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर्स। ये जो डिविडेंड रहता है हमारे इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब जो ओनर है उस पर डिपेंड करता है ना कितना देगा। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट ज्यादा है ज्यादा है, कम है तो कम, पर डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ऊपर। चाहे वो प्रेफरेंस कितना देना चाहिए, जितना लिखा डिविडेंड इक्विटी वालों के लिए तो लिखा नहीं होता, प्रेफरेंस वालों के लिए लिखा होता है उतना, क्योंकि ये ना एक्यूमुलेट भी हो जाता है। अगर 1 साल नहीं दिया है प्रेफरेंस वालों को एक्यूमुलेट होगा, इक्विटी वालों को नहीं होता। तो
तो हम चाहे तो उनको नहीं भी दे सकते। जैसे एक प्रेफरेंस वालों को आपको देना है, अगर किसी साल में आपने नहीं दिया है तो आपको अगले साल में टोटल ऐड करके देना पड़ेगा। अच्छा 2 साल। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए नहीं होता। और डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर प्रॉफिट एज एन एक्सपेंस, दैट देयर इज नो टैक्स सेविंग एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे कोई टैक्स सेविंग आप नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर इसकी हम लोग लिमिटेशंस की, इक्विटी शेयर वाले की लिमिटेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर लिमिटेशन ऑफ रेजिंग फंड्स जो है यहाँ पे कहते हैं, इन्वेस्टर्स हु वांट स्टेडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर गेट्स फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज। तो क्या इनफैक्ट क्या होता है, इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना थोड़ा सा टफ काम है, ठीक है। और इनफैक्ट काफ़ी खर्चा आपके इसके लिए हो जाता है। कहते हैं एडिशनल इक्विटी शेयर अगर आप जो है इशू करते हो, इससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनका शेयर डायल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हम 3 ओनर थे, शुभ ने बोला 2 ओनर और आ रहे हैं, तुमने बोला 2 और आ रहे हैं, मैंने बोला मैं 1 लेके आ रहा हूँ, तो हमारा शेयर ऑटोमेटिकली डायल्यूट हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एक्चुअली होती है ना, तो वो डायल्यूट हो जाती है फिर, और उससे पैसा भी कम मिलता है। एंड फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर डिलेज बहुत ज़्यादा है इक्विटी शेयर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं उससे, देखिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाता है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। एक मिनट, ओके। तो एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स का, ठीक है। एनसीईआरटी से करा रहा हूँ क्योंकि मेरी बुक में ना लिमिटेशंस नहीं दी हुई है इसकी, तो थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनो। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हो, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स आपका क्या होता है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो आपके बचा लेते हो। रिटेन्ड इसलिए बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। प्रॉफिट्स को आप खुद के अपने पास जमा कर लेते हो, ठीक है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग के नाम से बोला जाता है। और बेसिकली इसमें होता क्या है, a company generally does not generally distribute all its earning amongst the shareholder as dividend। कंपनी को पता होता है प्रॉफिट तो होएगा, अब सारा पैसा अगर वो बांट देगी तो एक्सपांड कैसे करेगी, और कंपनी का गुडविल कैसे मेंटेन होएगा, तो सारा पैसा नहीं बांटते। पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग को बचा लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, इसको रिटेन अर्निंग बोला जाता है। इसको हम लोग, ये सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग का। इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं क्योंकि अपना पैसा है, अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया, किसी से कोई लेनदारी नहीं, किसी से कोई देनदारी नहीं, ठीक है। इसलिए इसको फाइनेंस फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर फ्लोइंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी पुरानी है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, पॉलिसी क्या है, उससे ज्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, फायदा आपको मिलता है। मेरिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके रिटेन अर्निंग का फायदा क्या होता है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि देखो जो बिजनेस कर रहा है और लंबे टाइम से कर रहा है तो प्रॉफिट डेफिनेटली ही हो रहा होगा, तो ये पैसा आप बचा के रख रहे होते हो तो आपके आगे वाले यूज के लिए काम होता है और आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। इसमें किसी तरीके का भारी खर्चा नहीं होता, ये पैसे के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ फंड, ठीक है, जो भी पैसा बाहर से रेज करते हो उसके लिए कितना खर्चा आपको करना पड़ जाता है कंपनी को। फिर एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज a greater degree of operational freedom and flexibility, क्योंकि ये अंदर ही रहता है पैसा और अंदर से ही जनरेट हो जाता है, तो आराम से आप काम कर सकते हो, किसी तरह की टेंशन नहीं होती, सब बढ़िया चल रहा होता है। एंड इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। किसी भी तरीके का नुकसान या होने के चांसेस होते हैं तो ये अमाउंट आपको सेव करके चलता है, ठीक है, क्योंकि इसको आप यूज कर लोगे और काम आपका हो जाएगा। एंड इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा जो इक्विटी शेयर की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, कंपनी की पहचान बढ़ेगी एंड लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लिमिटेशंस की बात अगर हम लोग करें तो उसमें इन्होंने क्या बोला है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल के साइड कर रहे हो तो शेयर होल्डर हो जाएंगे नाराज
एंड वो बोलेंगे हमें तो डिविडेंड ही नहीं मिल रहा। ये सारे भाई साहब प्रॉफिट ही बचा बचा के रख रहे हैं, डिविडेंड कहाँ गया हमारा? तो वो आपको डिविडेंड आपको ध्यान से देना है, क्योंकि सबका टेक केयर करना है। किस बंदे ने पैसे लगाए हैं उसके लिए आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा। सारा पैसा प्रॉफिट हो रहा है तो सेव कर लिया, ऐसा नहीं करना। फिर ये अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि नहीं पता कब बिजनेस को फायदा होगा कब नुकसान होगा। कोरोना काल में बैठे हैं, कौन सा बिजनेस फायदे में चल रहा है? ठीक है, काम पर टाइम पास हो गया। फिर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फंड्स, दिस में लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नहीं पता होता। जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे होगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपको नहीं पता होता है इसके, शायद हम इसको बचाए ना या और कहीं लगा दे, तो इन लोगों को नहीं रियलाइज हो पाता। इससे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाती है। म्यूट करूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपका रिटेन अर्निंग था। ठीक है जी, और इसमें इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बता दी है। ठीक है जी, तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे। और शुभम, इतना समझ आया जो भी हमने किया? हाँ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं शुभम फिर। ठीक है, इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मैं आपको भेज दूँगा। क्या? ठीक है शुभम, ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ जी।